सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती को मोड़ने से क्या फायदा, धार ही को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। यह जो पंक्ति है हर व्यक्ति के ऊपर फिट नहीं बैठती है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत पंडित सुरेश मिश्रा जी जिन्होंने अपने जीवन में एक एक पल को इस पंक्ति के साथ में जिया है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चित चेहरा कार्यक्रम में पंडित सुरेश मिश्रा जी, जो बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक दृष्टि से उनका कोई मापतोल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। पंडित सुरेश मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आपका जो सामाजिक गतिविधियों का जो लगाव है वो किस वजह से शुरू हुआ? देखिए जगदीश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लोगों ने ये साधना राजस्थान न्यूज चैनल को वापस से चालू किया और एक अच्छी रीलॉन्चिंग इसकी की है। और जहाँ तक मेरे विषय में आपने बात करना प्रारंभ करी, मेरा सार्वजनिक जीवन एक बहुत लंबा सफर रहा है और जो छात्र जीवन में था तब से मैंने प्रारंभ कर दिया था कि मुझे सार्वजनिक जीवन ही जीना है। राजनीतिक में आने से पहले मैं पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन में रहा। ब्राह्मण महासभा का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। एक संस्था है संस्कृति युवा संस्था, उसके माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देने का एक मन में सोच रहा है, उस भाव के साथ में काम किया और मन में यही रहा कि जनता के बीच में रहें, पब्लिक में रह के उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं, कोई दुख दर्द लेके आता है तो उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। इस सब भावना के साथ में ये मेरा सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। जयपुर में मैंने विधानसभा का चुनाव सांगानेर विधानसभा से लड़ा और ये मैं देश का पहला उदाहरण रहा जिससे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपने हाथ से मुझे मेरी सदस्यता दिलाई, मुझे पार्टी ज्वाइन कराई। तो मेरा एक सफ़र एक मैं मान सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन और साथ साथ राजनीतिक जीवन दोनों का रहा है। आगामी जो राजनीतिक आपका फ्यूचर है, राजनीतिक जो आपका भविष्य है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए निश्चित रूप से ये तो पार्टी तय करेगी मेरी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन मेरा ये मन है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, जनता के बीच में रह सकूं, उसके लिए कार्य करता आया हूं और कार्य करता रहूंगा। माननीय सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हम सब लोग मिलकर राजस्थान का बेहतर भविष्य चाहते हैं, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, उसके बाद सचिन जी ने जब ये बागडोर संभाली थी तो उस समय सरकार का वापस आना और उसके बाद में लगातार सचिन पायलट साहब का इस तरह अपमान होना, क्या आपको ये उचित लग रहा है? देखिए निश्चित रूप से 2013 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त बहुत बुरी हुई। 21 सीटों तक कांग्रेस समेट गई और इस समय सचिन पायलट जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना के भेजा गया। उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव हम 25 के 25 आ रहे, लेकिन सचिन पायलट जी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा और एक मजबूती के साथ में पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया। जगदीश जी, उसी का नतीजा था कि हम लोग लोकसभा के चुनाव भी जीते, जितने भी उपचुनाव हुए हम जीते। देश में रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े जाएं और कांग्रेस पार्टी जीत जाए, ये बहुत बड़ी घटना थी। 2 उपचुनाव थे, दोनों उपचुनाव चाहे अलवर का हो चाहे अजमेर का, दोनों हम जीते। उसी से राजस्थान का माहौल बदला और कांग्रेस की सरकार बन के आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट जी ने पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया और पार्टी खड़ी भी हुई, सरकार भी बनी। लेकिन उसके बाद नतीजा जो सामने आया हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जो उन्होंने कुछ किया उसका नतीजा कुछ निकला नहीं, लेकिन इतना जरूर निकला कि राजस्थान में जनता को कांग्रेस की सरकार मिली और कांग्रेस अच्छे काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की फिर सरकार बनेगी। 2-3 ऐसे शब्द हैं जो लेना शायद उचित भी नहीं लगता, लेकिन ऐसे शब्द बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं, नक्कारा, निकम्मा, इस तरह के कई सारे शब्द निकले हैं। तो उन शब्दों का जो राजनीतिक जो मापदंड होना चाहिए, उस दृष्टि में आपका क्या विचार है? देखिए किसी भी ऐसे राजनेता को जिसने अपने जीवन का एक लंबा सफर वरिष्ठ राजनेता के रूप में तय किया हो, उसको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हमारे सबके बड़े नेता हैं, हम सबके सम्मानीय हैं, पर उनको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और इन शब्दों का इस्तेमाल करके कोई गरिमा बढ़ती नहीं, कमी होती है। जो मेरा तो ये वही मानना है कि शब्द बाण जो निकलते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते हैं और आदमी को अपने हर शब्द का इस्तेमाल सोच समझ के, विचार करके, मनन करके, विवेक से करना चाहिए। हमारे नेता अशोक गहलोत जी
ने किस कारण से क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने बड़े नेता को इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गहलोत साहब को जो एक ऑफर मिला था केंद्रीय स्तर पे जो है राजनीति करने का, या फिर केंद्रीय स्तर का एक बड़ा दायित्व मिलने का, उसको उन्होंने इस तरह से ठुकराया। क्या आपको ये निर्णय सही लग रहा है? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को मालूम नहीं है। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के बड़ी समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि वो एक और लोगों की आस्था का बिंदु भी होते हैं। आज मान लीजिए मेरा कोई कार्यकर्ता है, उसके पास ये 5 लोग ही साथ हैं वो लगे हों, लेकिन मैं उसका अपमान करूंगा तो उसके साथ के लोगों का भी अपमान होगा। अब वो उस अपमान का बदला लेने के लिए निश्चित रूप से अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए मेरा मानना है जब भी शब्दों का इस्तेमाल करें, न केवल राजनीति में, मेरा तो मानना जल्दी जी शब्दों का इस्तेमाल हमेशा प्यार मोहब्बत का ही करना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ गद्दार और इस प्रकार के शब्दों की उपयोग की अवस्था नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी हमारी चर्चा होने वाली है, चूंकि हम सचिन पायलट साहब के बहुत निकटतम व्यक्ति हम आपको मानते हैं और पिछले इतने वर्षों से आप कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ चल रहे हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में गहलोत साहब का और सचिन पायलट साहब का आपसी जो अंतर कलह की जहां तक बात है, या अंतर्मन की जो चीजें हैं, वो वापस मन मिलने की बात संभव हो पाएगी? देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि पार्टी के आला कमान ने कुछ न कुछ तय कर रखा है और ये आला कमान ही तय करेगा, करने वाले वही हैं। और मेरा पूरा मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपका जो सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा है पिछले कुछ 18, 20, 25 सालों का, जहां से जब से मैं देख रहा हूं, कुछ ऐसा एक किस्सा आप हमें जरूर सुनाइए जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद हो। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो कुछ हमारे उद्देश्य होने चाहिए, और उद्देश्य में 2-3 बातें सीधी सीधी दिमाग में हमारे होनी चाहिए कि जिस पेशन को लेकर हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा लगाव और हमारी ईमानदारी कितनी है। कई बार हम सोचते हैं कि राजनेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए तपस्या होती है और तपस्या के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम से ही रिजल्ट निकल के भी आते हैं। तो जो पैशन तय करें, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे व्यवसाय में हो, हर क्षेत्र में काम करने के लिए आपका एक एजेंडा तय होना चाहिए। उस एजेंडे के पीछे आपको लगातार आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए एक सोच को डेवलप करना पड़ता है कि मुझे इस सोच के साथ इस काम को पूरा करना है। तो वो तो मैं सब युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सोचो, बड़ा करो। मिश्रा जी, एक बहुत ही बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को लगती है कि जादूगर की जो छड़ी है उसकी चपेट में जितने भी प्रभारी आते हैं वो भी आ जाते हैं और आलाकमान भी शायद उस जादूगर की छड़ी की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा आपको लगता है क्या? फैसले किस ढंग से होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं, ये निर्णय करता है उस समय की स्थितियों पे। और यदि मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ पे बहुत सारे प्रभारी आए, प्रभारी आगे रहेंगे। प्रभारी का दायित्व भी होता है कि सबको साथ जोड़ के चल सके। कोई प्रभारी गलती करते हैं, पार्टी को हटाती भी है। तो ये मेरा मानना है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है। इसमें जो भी प्रभारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब सामूहिक रूप से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन होना और पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर तो प्रभावित होकर के अग्रसर हो रही है और विदेशी जो लोग हैं वो हमारी सनातन संस्कृति की और आकर्षित होकर के यहाँ के जीवन शैली को जी रहे हैं। क्या लगता है, आप तो कई देशों में भ्रमण करके आए हैं। जगदीश जी, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, इसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। इस संस्कृति ने ही पूरे विश्व की संस्कृति को प्रभावित करने में बड़ी योगदान दिया है। मैं जाता हूँ लंदन में तो वहाँ देखता हूँ इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं। अमेरिका में जाते हैं तो इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं। अंग्रेज हमारे साथ में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। सनातन संस्कृति कभी किसी के विरोध की बात नहीं करती है। हमने सदैव से सबको साथ लेके सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की भावना के साथ काम किया। और जहाँ तक बात है पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का, तो आज पूरा विश्व एक छोटे से रूप में सामने आ चुका है। पहले अलग अलग संस्कृतियाँ थी, अलग अलग चीज़ें थी, अब सब सामूहिक हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि पाश्चात्य चीज़ों को अपनाया जाए, लेकिन उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनको नहीं अपनाया जाए। शराब से दूर रहा जाए, एकल परिवार की जो उनकी परंपराएं उनको ख़त्म करके हमारी जो विरासत रही है कि हम लोग एक सामूहिक परिवार में रहते हैं। एक पूरा परिवार हमारा जो है सांस्कृतिक विरासत का परिवार होता है कि हमारे दादाजी ये कहते थे, उनके दादाजी ये कहते थे, ये परिवार था। उन चीज़ों को जोड़ के रखने की आज भी आवश्यकता है और अब लोग समझने लगे हैं।
बीच में एक ऐसा कालखंड आया जिस समय लोग अलग अलग परिवारों में छितर रहे थे, बट रहे थे, लेकिन वापस से लोगों को समझ आने लगी है कि सामूहिकता से रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे तो जीवन सरल भी हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद भी आएगा। जी जी। हमारी भारतीय जो व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग वर्णों के आधार पर थी और कर्म के आधार पर थी, लेकिन ये जातिगत जो व्यवस्था जो डेवलप हुई है, या फिर मैं ये कहूँ कि आरक्षण भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है। निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जी जी जी, चारों वर्णों की व्यवस्था। बार बार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चारों वर्णों का काम मेरा ही किया हुआ है, सब मेरे में ही समाहित हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात कहना गलत है कि ये किसी समाज विशेष ने किया है। ये तो व्यवस्था लागू है और इस व्यवस्था में कोई किसी का, सबका काम का बंटवारा तय है। ब्राह्मण अपना काम करता है, बनिया अपना काम करता है, राजपूत अपना काम करता है और वैश्य से अलग करता है, मतलब सबके अलग सूत्र अपना काम करता है, सबके अलग अलग काम तय हैं। और ये सब काम तय हैं आदमी की वर्किंग के हिसाब से, कि मैंने तय कर रखा कि मैं बड़ा ही हूँ, मैं काम करता हूँ कारीगरी का, तो मेरा पेशा भी हो गया, मेरी जाति भी हो गई। इसी प्रकार से जो हाथ से काम करने वाली जातियां थी, चाहे कुम्हार हो चाहे कुमावत हो, ये सब जातियां अपने अपने हिसाब से बट गई। तो ये कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, ये ऊपर से आ रही व्यवस्था है। और इससे आरक्षण की व्यवस्था जहाँ तक की बात करता हूँ मैं, वहाँ आज भी वो जो गरीब SC का व्यक्ति आज भी गरीब है, उसको आगे बढ़ने का अवसर आज भी 70-75 साल के बाद में आज़ादी के हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके नाम पे कोई IAS बन गया, अब वो IAS बन के पूरी क्रिमिनल खा रहा है, वो गलत है। महापंचायतें, अब ये जो दौर चल रहा है, इसको लेकर के क्या टिप्पणी? ये कार्यक्रम चलते रहे हैं पहले भी सामाजिक रूप से। जी। जब मैं ब्राह्मण आरक्षण की मांग कर रहा था तो राजपूत समाज अपनी मांग कर रहा था, वैसे समाज, तो ये तो चलता आया है, चलता रहना चाहिए। सामाजिक रूप से संगठन मजबूत होंगे तो मजबूती देश में के लिए भी आएगी। मेरा मानना, जब आदमी पहले अपने लिए करे, फिर परिवार के लिए करे, फिर समाज के लिए करे, फिर देश के लिए करे, तो ये जो कड़ी है ये मजबूत बनेगी तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने समाज की बात रखना, अपनी बात को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर देना, इसमें कोई बुराई नहीं है और देना चाहिए। आप समाज की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। देखिए, मैं जगदीश जी पिछले जब से कांग्रेस पार्टी में आया, उसके पहले मैंने मेरा पूरा सार्वजनिक जीवन बिना राजनीति के दिया है। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद कोई व्यक्ति, मुझे एक व्यक्ति आके ये कह दे कि मैंने सर्व ब्राह्मण महासभा को ये कहा कि ये इस पार्टी के उम्मीदवार का चुनाव में समर्थन करेगी, कभी आज तक ना कहा है, कभी ना कहा है, ना कहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, सार्वजनिक जीवन मेरा जो है उसके मंच पर, ब्राह्मण महासभा के मंच पर दोनों पार्टियों के नेता आते हैं, यहाँ तक कि बसपा के नेता भी आते हैं। तो यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है। सामाजिक रूप से संगठन के रूप में जहाँ जो काम करना होता है वो हम लोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सामूहिक विवाह करवाते हैं, प्रतिभा सम्मान करते हैं और बहुत सारे काम जो समाज के बढ़ावे के लिए कर सकते हैं वो करते हैं। उसमें राजनीति नाम की कोई चीज नहीं होती है। और जब राजनीति करनी होती है मैं समाज को अलग रखता हूँ और राजनीति की बात राजनीतिक तरीके से उठाता भी हूँ, कहता भी हूँ, लड़ता भी हूँ और अपनी बात को मजबूती से भी कहता हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न है, आपका कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो, चाहे किसी राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, वहां पर सर्वे सर्वा आप होते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारे कार्यकर्ता, साथी, मित्र मुझे काम करता हुआ देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे नेता आगे बढ़े और नेता के साथ में रहते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। मैं तो खुद भी कहता हूं कि जो कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहे उसको नया पद देता हूं, नया आगे बढ़ने का अवसर देता हूं। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि लीडरशिप पनपाने का काम हम सबका दायित्व बनता है कि, और लीडरशिप पनपेगी तब जब आपके अंदर दम होगा। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर व्यक्ति, जिनको हम लोग सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में हमेशा आगे देखते आए हैं और इनकी जो कार्य करने की शैली है वाकई बहुत अच्छी है और समाज को हमेशा जोड़ने का कार्य इन्होंने किया है। सामाजिक गतिविधियों के नाते सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है और इतिहास गवाह है, इनके पिछले 20-25 सालों से हम लोग परिचित है कि बहुत सारी गतिविधियों में आप आगे आकर के काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार और व्यक्त कर दूंगा, धन्यवाद दूंगा और खास करके हमारे स्टूडियो में पधारे इसके लिए विशेष रूप से आपका मैं आभारी रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूँ, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे और एक अच्छा शुरुआत आपने करी है, बहुत लंबी जाएगी। नमस्कार, वंदे मातरम।